किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होके बैठें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ, 3 बार ओम का उच्चारण। टेक ए डीप इनहेल। खुद को परमात्मा से कनेक्टेड महसूस करें, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से। अगेन इनहेल, एक बार फिर से श्वास भरेंगे। खुद से कनेक्ट महसूस करें। फिर से श्वास भरें। अपने शरीर से, अपने श्वास से कनेक्टेड फील करें। खुद को प्रेजेंट में लेके आएं। Now rub your palms, हथेली को आपस में रब कीजिए। गरम हथेली को आंखों पर रखें। स्वयं का धन्यवाद दें, अपने शरीर का धन्यवाद दें। यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका माइंडफुलनेस के इस कोर्स में। कुछ लोग सेल्फ हीलिंग में भी जुड़े हुए थे, कुछ लोग नए हैं। माइंडफुलनेस जो कोर्स है वो आपसे संबंधित है, वो मेरे से संबंधित नहीं है। वो आपसे संबंधित है, ना ही वो किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित है। वो सिर्फ हमारे खुद से संबंधित है। लेकिन क्या है कि हमें छोटी से छोटी चीज़ सीखने के लिए कभी न कभी किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मदद मैं करने वाला हूँ। तो आज की इस क्लास को हम एक छोटे से अभ्यास से शुरू करने वाले हैं। फिर इसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ है, क्या कैसे करना है, सब सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूरा बैकअप मेरा रहेगा। एक छोटे से अभ्यास से हम शुरू करेंगे। जहाँ हैं जैसे हैं एज इट इज़, आंखें बंद कर लीजिए। जैसे भी बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। कमर सीधी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ जाओ। जैसे आप दिन में डेली रूटीन का कोई काम कर रहे हैं, बस वहीं पर आपने 2 मिनट के लिए खुद को रोक दिया। अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। मैंने एक आपको छोटा सा काम दिया है 2 मिनट के लिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश करें।
रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। अपने मन को शांत कौन कौन कर पाया? हाथ ऊपर करो। 1, 2, 3। कुछ लोग कर पाए, ठीक है। अब एक एक मिनट एक और काम करेंगे हम। अब जो मैं बोलता हूँ वो करने की कोशिश करना। आंखें बंद कर लो फिर से 2 मिनट के लिए। अब जो विचार चल रहे हैं आपके माइंड में, जो भी आप अभी सोच रहे हो, वो सोचते रहो। जो भी आप सोचना चाहते हो सोच लो। आपका मन जो विचार करना चाहता है उसे करने दो। अभी मैं कह रहा हूँ आपको शांत नहीं होना। आप जो विचार करना चाहें कर लीजिए। जितने थॉट्स आना चाहें आने दीजिए। और बल्कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विचार आएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा विचार करने की। रिलैक्स। अब मन किस किस का, माइंड थोड़ी देर के लिए खाली, बिल्कुल ऐसा ब्लैंक स्टेट किसने अनुभव की कि कुछ नहीं आप सोच पा रहे हैं? बहुत लोगों ने की होगी, है ना। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि अगर हम जो करना चाहते हैं माइंड के साथ वो हम करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा हमें। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप समझो, तो अगर हम उनको कुछ कोई चीज़ समझाना चाहें तो मुश्किल होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन उसको क्या लालच हम दे सकते हैं, क्या कैसे हम डरा सकते हैं, अगर हमें मेथड पता है तो हम उस ट्रिक को यूज करके
उन बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अपनी मनमानी का काम करवा सकते हैं। ऐसा ही करते हैं हम। अब बात ये उठती है कि ठीक है, बच्चों को तो हमें समझाना है, अपने माइंड को हमें क्यों बंद करना है, क्यों हमें शांत करना है, क्यों निर्विचार स्थिति की बात हमारे योग में कही गई है, क्यों हम ये सब, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि आपका जो हार्डवेयर है, आपका जो फिजिकल, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, जिसको अन्नमकोश या स्थूल शरीर कहते हैं, उसको ड्राइव करने वाला आपका माइंड ही है। आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, वो आप अपने माइंड की वजह से हैं, अपने माइंड की वजह से हैं। और मन में क्या, माइंड में क्या है? विचार हैं, विचार की वजह से हैं। हर चीज़ की उत्पत्ति हुई है एक विचार से। शास्त्रों में भी कहते हैं ना कि भगवान के माइंड में विचार आया तो उन्होंने सृष्टि को पैदा कर दिया। हम सब भी कभी ना कभी अपने माँ बाप के दिमाग में एक विचार थे कि एक मेरा बेटा होगा, बेटी होगी। ये जिस घर में आप बैठे हुए हो, ये भी कभी न किसी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार था। अचानक से नहीं हुआ है ये। आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये भी आपके विचार का ही परिणाम है। तो अगर हम विचार के स्तर पर परिवर्तन कर देते हैं तो हमारा जीवन उस दिशा में बढ़ सकता है आगे, जिस दिशा में हम इसको लेके जाना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, चाहे वो भौतिक कोई उद्देश्य हो हमारा, चाहे कोई आध्यात्मिक उद्देश्य हो। लेकिन इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा माइंड। अभी हम एक बात सोच रहे हैं, थोड़ी देर में हम दूसरी बात सोचेंगे, और पूरे दिन हम हजारों लाखों विचार सोचते हैं। तो ठीक हम ऐसा ही करते हैं, जैसे हमें प्यास लगी हुई है, हमें पानी पीने की ज़रूरत है, तो हम एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं। थोड़ा सा 1-2 फुट खोदा, फिर वहाँ से छोड़ के कि पानी नहीं निकला, दूसरी जगह खोदना शुरू कर देते हैं। ऐसे अगर हम सारी उम्र भी खोदते रहेंगे और सारी धरती पर भी गड्ढे खोद देंगे तो पानी तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही चोट को बार बार एक ही जगह पर मारना पड़ेगा, तब जाके हमारा पर्पज़ सोल्व होगा। वो एकाग्रता, वो जो फोकस है, वो इतना आसान नहीं है। किताबों में तो लिखा मिलता है कि बड़े ध्यान से काम करो, एकाग्रता के साथ काम करना चाहिए। क्या वो इतना आसान है? किसने पाया है आसान फोकस करना, कंसंट्रेट करना, अपने एक हैबिट को डेवलप करना, या एक ही काम हर रोज़ करना, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना? किस किस को आसान लगता है? हाथ ऊपर करो। मुझे तो नहीं लगता। एक को लगता है। बहुत मुश्किल काम है वो। अगर मैं कहूँ कि एक ही आदत, एक ही एक्सरसाइज की आदत बनानी है, हेल्दी फूड की आदत बनानी है, तो जो हम परिणाम चाहते हैं, चाहे हम शरीर से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, मान लो हमने वजन कम करना है, तो वो परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? हम समझते हैं कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उस योगा टीचर की वजह से नहीं है, वो उस जिम की वजह से नहीं है, वो बाहर के एलिमेंट्स की वजह से नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारी वजह से नहीं है, हम उस मेथड से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो अगर हम माइंड को कंट्रोल कर लें, सीधी सीधी बात है, तो हम अपने पूरे जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करना किस तरीके से? जैसे अभी मैंने कहा, पहले 2 मिनट में हमने कोशिश की माइंड को कंट्रोल करने की, तो माइंड कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन दूसरी सिचुएशन में हमने जो दूसरी प्रैक्टिस की, उसमें हमने माइंड को ट्रिक किया। हमने तो कहा था कि भी ज़्यादा सोचो, लेकिन वो एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके दिमाग में विचार ही, मतलब मन में विचार ही आने बंद हो गए। तो उसके बिहेवियर को हमने समझ लिया। तो जो माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, उसे CBD भी बोलते हैं। मतलब आप अपने बिहेवियर में कुछ
ट्रिक करके अंदर अपने ब्रेन में कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन करना शुरू करते हैं। अब हम माइंडफुलनेस के ऊपर आते हैं। बीच में लास्ट में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं, बीच में ना बोल के आप लिख लेना, बाद में पूछ लेना। जितना हो सकेगा, जितना शॉर्ट में, और जितना बहुत लंबा कोई लेक्चर नहीं होगा, सिंपल समझने की कोशिश करो। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो माइंडफुलनेस फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बेस। अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो आपको कभी भी मेडिटेशन करना मुश्किल नहीं लगेगा। आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन का मतलब क्या। जब कोई कह रहा है ध्यान करो या एकाग्रता करो या फोकस करो, तो उसका मतलब क्या। अभी हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। जैसे पहले मेथड में हमने विचारों को शांत करने की कोशिश की, पहले मेथड में हमने विचारों को शांत करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे तरीके में हमने तरीके से किया तो शांत हो गए अपने आप, जबकि हम चाह रहे थे कि विचार आ जाएं। तो वो जो मेथड आपको समझ में आ गया कि आपका बिहेव कैसे करता है आपका ब्रेन, और उसको कैसे टैकल करना है और कैसे इसको ट्रेन करना है। जैसे मैं जिम में जाऊं, पहले दिन ही 100 किलो वजन उठाने की कोशिश करूं तो नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन हर रोज़ थोड़ा 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 अभ्यास करूं, प्रॉपर प्रोटीन डाइट लूं और प्रॉपर एक ट्रेनिंग मेथड को मैं फॉलो करूं, तो किसी ना किसी दिन मैं 100 की बजाय 200 किलो वजन भी उठा सकता हूं। और वो वजन तो क्या पता आप उठा भी लो किसी दूसरे की मदद से, लेकिन माइंड के ऊपर जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, जो डेली लाइफ का जो स्ट्रेस है, जो पूरे दिन भर की बातें हैं, जो दूसरे लोगों की जो बातें हैं, जो जजमेंट हैं, जो विचार हैं, जो धारणाएं हैं, वो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो फाउंडेशन का मतलब हुआ बेस, मतलब हम बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने कभी आंखें बंद करी नहीं भी करी और आपके माइंड में कभी विचार भी नहीं आया कि मेडिटेशन नाम की कोई चीज़ होती भी है, तो भी आप इस कोर्स को यहाँ से शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है सचेतन अवस्था, जागरूक अवस्था। अभी हम टेक्निकली एक हिप्नोटिक ट्रांस में हैं। हम एक हिप्नोटिक अवस्था में, एक ऐसी स्टेट में हैं जैसे कोई मशीन होती है। हमारा जो माइंड अभी फंक्शन कर रहा है, आप खुद को ऑब्जर्व करना, पूरे दिन काम करते हुए दूसरों को ऑब्जर्व करना, आपको लगेगा कि इसमें सुबह चाबी भर दी है और अब ये पूरा दिन चलेगा ऐसे ही। महसूस होता है कई बार ऐसा कि क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो उस रोबोटिक जो लाइफ है हमारी, उसको तोड़ना और हर चीज को जागरूकता के साथ समझना, देखना, महसूस करना, इस चीज का मतलब है माइंडफुलनेस। एक मिनट। तो माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। अगर आप अभी सिर्फ सुन रहे हैं तो अभी आप माइंडफुल हैं। अगर आप सुन भी रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, आप अपनी धारणाएं भी आरोपित कर रहे हैं, आप चीज़ों को 10 डायरेक्शन में, आपका माइंड अभी डाइवर्ट है, तो आप अभी माइंडफुल नहीं हैं। आप अपने रोबोटिक बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीटली बोल रहा हूँ, ये माइंडफुलनेस है। जागते हुए बोल रहा हूँ, देखते हुए बोल रहा हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे शब्द हैं, उन वो माइंडफुलनेस है। अगर मैं रोबोटिक बोल रहा हूँ,
मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लोगों को देख के जज करके बोल रहा हूँ, तो वो माइंडफुलनेस नहीं है, वो रोबोटिक बिहेवियर है। तो माइंड के जो पैटर्न्स बन गए हैं, एक मैप बन गया है, उस मैप को तोड़ने की जो आर्ट है वो माइंडफुलनेस है। ब्रेन को रीवायर करने का, एक गलत पैटर्न बन गए हैं सोचने के, आदतों के, धारणाओं के, उनको तोड़ना माइंडफुलनेस है। इसमें हम मान लीजिए हम चल रहे हैं तो चलने को महसूस करते हैं, खा रहे हैं तो खाने को महसूस करते हैं, चाय पी रहे हैं तो चाय ही पी रहे होते हैं। मतलब एक बार में एक ही काम करने का जो अभ्यास है वो माइंडफुलनेस है। वो सचेतन अवस्था, पूरी तरह प्रेजेंट रहना, एक ही मोमेंट में, एक ही टाइम में, वो माइंडफुलनेस है। अभी आप खुद को चेक करो, क्या अभी सुनते सुनते क्या आप सुन रहे हैं, या आप वो सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, या आप वो सुन रहे हैं जो आपने कहीं सुन लिया था? अभी कितने अवेयर हो आप? वो माइंडफुलनेस है। और ये अवस्था कोई एक बार मैं बता दूं और बता के मैं चला जाऊं आपको, ये ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज हो सकता है आप 10 सेकंड तक माइंडफुल रह पाएं, 10 सेकंड तक, सिर्फ 5 सेकंड रह पाएं, कल आप 6 सेकंड हो पाएं। ऐसे धीरे 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 कब अभ्यास करके उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा और नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने ब्रेन में। उस अभ्यास का नाम माइंडफुलनेस है। उसके बाद माइंडफुलनेस के बेनिफिट क्या हैं, क्यों हम ये अभ्यास करें, ये सब चीज़ें मैंने भेजी हुई भी हैं आप सबके पास, जो मेरे ग्रुप में हैं या मेरे कांटेक्ट में हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी हम जिस ध्यान को जानते हैं वो ध्यान जुड़ा हुआ है किसी भगवान से, किसी गुरु से, किसी मंत्र से, किसी शक्ति से, किसी धारणा से। तो क्या होता है, हमारा माइंड वहाँ भी वही गेम शुरू कर देता है। पहले वो शिकायतें आप किसी लोगों से कर रहे थे, पहले आप दुखी सुखी लोगों के साथ हो रहे थे, अब आप दुखी सुखी भगवान के साथ हो रहे हैं। अब आप दुखी सुखी अपनी उन जो आपका काल्पनिक जगत है उसमें हो रहे हैं। लेकिन माइंडफुलनेस जो है वो आपके इन सारे पैटर्न्स को तोड़ के बिल्कुल जो चित्त वृत्ति निरोध की जो अवस्था है उसको प्राप्त करने का सबसे बेस्ट मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है। बेनिफिट क्या होगा, आपके जो कर्म आप पूरा दिन में करते हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। और वो कंट्रोल ऐसा नहीं होगा जैसा हमने पहले 2 मिनट में किया था, वो कंट्रोल वैसा होगा जो हमने दूसरे 2 मिनट में किया था, एफर्टलेसली। तनाव नहीं पैदा होगा उस कंट्रोल से। जैसे समझ लीजिए किसी को रनिंग की प्रैक्टिस करनी है, पहले दिन हम किसी को कहें कि भागो, तो उसका जो भागना होगा उसमें बहुत बहुत तनाव होगा, बहुत एफर्ट लगेगा उसको। अगर 5 किलोमीटर उसको रन करना है, मान लीजिए उसमें उसकी 500 कैलोरी बर्न हुई है, तो पहले दिन पूरी 500 होंगी। लेकिन जैसे उसका अभ्यास करता चला जाएगा वो, तो 5 किलोमीटर उसके लिए बात करते करते भी वो भाग सकता है, फिर अभ्यास हो जाएगा उस चीज़ का। तो जो डेली लाइफ का हमारा बिहेवियर है वो एफर्टलेसली चेंज हो जाएगा। जैसे हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करेंगे तो अपने आप हमारे बिहेवियर में आप खुद चेंज महसूस करेंगे, दूसरे महसूस करेंगे। और वो सारी प्रैक्टिसेस बहुत छोटी छोटी हैं, कोई इसमें घंटों ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई घंटों तनाव में बैठने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हल्का 2 मिनट से शुरू करो, चलते चलते शुरू करो, खाना खाते खाते शुरू करो। ऐसे हम इन सारी प्रैक्टिसेस को करने वाले हैं। इसकी एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई है, क्योंकि इसको मैं कई सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कई सालों से प्रैक्टिस करने की वजह से मुझे समझ में आ गया है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने इसको जीरो से बनाया है, बिल्कुल जीरो से, कि पहले दिन क्या कर सकता है एक इंसान, वही सब कुछ मैंने इसको किया है, फिर छोड़ दिया है, फिर किया है, फिर छोड़ दिया है, फिर करके 1 साल कुछ नहीं किया,
लेकिन फिर शुरू किया है, कभी पार्क में बैठ के किया, कभी भागते हुए किया, कभी चलते हुए किया, अलग अलग तरीके से मैंने इस अभ्यास को प्रैक्टिस किया है। अब ये अभ्यास आया कहाँ से है? महात्मा बुद्ध ने इसे विपासना कहा है। विपස්සना का नाम सुना है किसी ने? विपासना, देखना। महावीर जैन ने जैन धर्म में प्रेक्षा कहा है। हिंदू धर्म में दृष्टा भाव, साक्षी भाव कहा है, इसे विटनेसिंग कहा है, और साइंस इसको माइंडफुलनेस कहती है। मतलब जो भी आप कर रहे हो उस काम को करते हुए अपने माइंड को उस काम के साथ कनेक्ट रखना। जो योग शब्द है, योग हम बोलते हैं ना, योग कर रहे हैं, तो वो योग का मतलब क्या है? आपको नहीं लगता कि माइंडफुलनेस ही है वो? जोड़ना, कर्ता को कर्म से जोड़ना। कर्ता को कर्म से जोड़ पाए तो आप आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ पाओगे। एक बेसिक स्किल आपने डेवलप कर ली जुड़ने की। आपने एक बेसिक स्किल डेवलप कर ली अपने माइंड को फोकस करने की। धारणा, कंसंट्रेशन है धारणा, और जब एफर्टलेस हो जाए तो वो हो जाती है ध्यान। अभी जैसे मान लीजिए धूप है बाहर, धूप में जब हम कोई कागज रखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, गर्म हो जाएगा वो। लेकिन जब हम उसके ऊपर एक लेंस रखेंगे, सारी उस धूप को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर डालेंगे, तो क्या होगा? आग जल जाएगी वहां पर। तो ऐसे ही हमारी चित्त की जो अवस्था, हमारी जो विचारों की जो शक्ति है, जो हमारे माइंड की मैग्नेटिक पावर है, जिसको एनिमल मैग्नेटिक पावर भी बोलते हैं, मैस्मरिक पावर भी बोलते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी वो ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। फिर जिस बारे में भी आप विचार करते हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। जिस व्यक्ति को भी आप पूरी फोकस के साथ, पूरी चेतना को केंद्रित करके किसी के बारे में सोचते हैं तो उसके विचार आपको पता चलने शुरू हो जाते हैं। मतलब पैरानॉर्मल जो एक्सपीरियंस है वो आपको महसूस होने शुरू हो जाते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं आपको। पतंजलि योग सूत्र में जो थर्ड जो है विभूतिपाद, उसमें क्या कुछ बताया हुआ है? यही बताया हुआ है कि जब हम पूरी धारणा, ध्यान, समाधि, पूरे माइंड को कंट्रोल करके, पूरी फोकस को, अपनी पूरी अटेंशन को कंट्रोल करके किसी एक जगह पे डालते हैं, तो हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो बियॉन्ड साइंस है। तो अभी तो हमें उतने आगे तक नहीं जाना, अभी तो हम वही कर लें जो हमारे बस में है। मतलब हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लें। अगर हम पढ़ने लग रहे हैं तो पढ़ने को कर सकें, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस बात को कर सकें बिना कोई रिएक्ट किए। मतलब हम केंद्रित करना खुद को। योग का ही एक पहला स्टेप जो है वो माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस करने से आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, आपके शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो भी आपकी आदतों का ही कारण है। आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, एक मैप बना हुआ है समझ लीजिए। वो मैप जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो चेंज हो जाता है। हमारा सोचने समझने का तरीका परिवर्तित हो जाता है। नॉर्मली देखने में ये आया है, आप में से बहुत सारे योगा टीचर भी होंगे और वैसे टीचर्स भी होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा। क्या किसी ने कभी किसी का बिहेवियर बदल दिया? आपने कभी किसी का बिहेवियर अपनी बातों से आप बदल पाए? कोई एक व्यक्ति समझा दिया हो बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया मोटिवेशन दे के किसी का जीवन बदल दिया हो, कर पाया कोई? कोई एक आदमी हो तो माइक ऑन करके मुझे बताओ। सिर्फ बातों से कुछ हो पाया हो तो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं करवाई उसको। हमने कहा पहले दिन ही 100 किलो वजन उठाओ, और 100 किलो वजन उठाने से ऐसी बॉडी बन जाती है और ऐसा हो जाता है, मोटिवेशन दे दिया हमने। वो आजकल मीम्स में चला हुआ है ना कि मोटिवेशनल वीडियो देख के एक बंदर शेर को डंडा मारने के लिए चला जाता है। अब उसको ये नहीं पता कि वो शेर है। तो वो हाल हमारा हो जाता है। कुछ दिन के लिए तो हम थोड़ा बूस्ट हो जाते हैं, फिर हम अपने वापस अपनी औकात पर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही एज इट इज स्वीकार करके वहीं से शुरू करना पड़ेगा। बल्कि उससे भी पीछे से शुरू करो। आपने कोई मेडिटेशन किया हुआ है, आपने कोई साधना की हुई है, ठीक है, करते रहो वो भी, लेकिन अपने आप को जीरो समझो और फिर
जो मैं अभ्यास बताऊंगा वो सारे अभ्यास आप करना शुरू करो। विद इन वीक आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस महसूस होंगे। जो आप सालों साल किसी की बात सुन के नहीं कर पाए थे, जो आदतें आप नहीं छोड़ पाए थे, आपको समझ में आना शुरू होगा कि जैसे ही आपने उनको देखना शुरू किया है, एकदम से वो मिटना शुरू हो गई हैं। इस जगत को योग में क्या कहा है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, माया। माया का मतलब क्या है, एक इल्यूजन। जैसे ही हम वॉचफुल होते हैं इसके प्रति, पहली विधि में हमने क्या किया, हम माया का हिस्सा बने, मतलब हमने कोशिश किया कि विचार कम हो जाएं, कम हो जाएं, नहीं हुए। फिर हमने माया को एक ट्रिक कर दिया, हमने कोशिश किया कि चलो विचार आओ, हम देखने वाले बन गए, मतलब उन विचारों से हम थोड़ा सा एक कदम दूर हो गए तो तुरंत विचार शांत हो गए। जब तक इस गेम में हम खेलते रहेंगे तो इस गेम का ही हिस्सा रहेंगे, इसी में सुखी दुखी होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम उससे एक कदम हटके उसको देखना शुरू कर दिया, तो वैसे ही हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। हम कीचड़ में कमल की तरह होंगे, रहेंगे यहीं पर, इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं टॉक्सिक लोगों के बीच में, इन्हीं टॉक्सिक परिस्थितियों के बीच में, इसी बुरी सरकार के नीचे, है ना। यही लगता है ना, हम अभी यही तो दोष देते हैं कि क्या करें, सरकार ऐसी है, क्या करें, मौसम भी ऐसा है, क्या करें, भगवान ने यही लिख दिया है, इसी किस्मत के साथ, इसी जन्म कुंडली के साथ। लेकिन व्यक्ति हम अलग हो जाएंगे। अभी हमारी अटेंशन है दूसरों के ऊपर कि दूसरों ने ये किया, दूसरे। अभी भी ये कोर्स शुरू करने के बाद भी मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए और मुझे पता था कि उन्होंने क्या बोलना है, कि मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे को उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। मैंने कहा उनको बदलने की बजाय अपने आप को बदलना शुरू करो, अपने बिहेवियर को चेंज करना शुरू करो। कीचड़ में आप गंदे भी हो सकते हो, लेकिन कमल क्या करता है, कीचड़ से ही पोषण पाता है, वहीं से वो एनर्जी ले लेता है, वहीं से वो ऊपर उठने का काम करता है, उस सबसे ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए हमारे सारे चक्रों में, अध्यात्म में, हमारे देवताओं के नीचे कमल का फूल दिखाया जाता है, मतलब डिटैचमेंट। लेकिन वो डिटैचमेंट वैसी तनाव वाली डिटैचमेंट नहीं, वो बिल्कुल सहज डिटैचमेंट, वो सरल डिटैचमेंट। उसमें कोई हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही सहज और बहुत ही सरल, अपने आप छोटे छोटे अभ्यास करने से डेवलप होगी वो। उस डिटैचमेंट के लिए क्या मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी आप कोई कुछ कहे तो आप ऐसा करना, कंट्रोल करना, नहीं, कंट्रोल नहीं। मैं कहूँगा कि आप जो रिएक्ट करना चाहते हो आप रिएक्ट करो। आपको गुस्सा आ रहा है, आप करो, लेकिन आप देखो कि आपको किस लेवल का गुस्सा आ रहा है, गुस्से में क्या क्या आप बोल रहे हो। जब आप इतना ऑब्जर्व करोगे, जैसे ही आप चेक करोगे कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, खत्म हो जाएगा गुस्सा। क्योंकि वो सारी अवस्थाएं जो जिनको हम गलत मानते हैं या जो तनाव पैदा करती हैं, वो हमारी अब्सेंस में ही हो सकती हैं। जैसे ही हम प्रेजेंट हुए वो खत्म हो जाएंगी। अभी हमने कोशिश की कि हम चेक करते हैं हमारे माइंड में क्या है, कुछ नहीं होगा, खाली हो जाएगा दिमाग। जैसे ही हम अब्सेंट हुए यहाँ से, वैसे ही दिमाग में हजारों विचार चलेंगे, पता नहीं ऐसी ऐसी बातें भी चलेंगी जो जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले हैं। और माइंडफुलनेस के ऊपर जो हम अब ध्यान के बेनिफिट पढ़ते हैं ना, कि मेडिटेशन करने से ये फ़ायदा हो जाता है, ये फ़ायदा होता है, वो सारा फ़ायदा माइंडफुलनेस का है। साइंस का मतलब, साइंस ध्यान मानती है माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस, लविंगनेस, काइंडनेस, ये जो हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं यम नियम, कि हमें दयालु होना चाहिए। दयालु होने से कोई मरने के बाद का संबंध नहीं है, जीवित रहने के बाद का संबंध है, जीवित रहते टाइम का संबंध है। अभी आप दयालुता का भाव करोगे तो आपके अंदर अभी परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। मेजरमेंट लिए जा सकते हैं, चेक किए जा सकते हैं मशीनों में, वो आपके एमआरआई में। साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक हफ्ते तक किसी को दयालुता का अभ्यास किया, उससे पहले का उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर लिया और एक हफ्ते बाद का ब्रेन का स्ट्रक्चर का उसका पिक्चर और उसकी सारी रीडिंग ली। तो एक हफ्ते बाद सिर्फ एक हफ्ता दयालुता का अभ्यास किया मतलब सोचा उसके बारे में, सिर्फ किसी के ऊपर दया नहीं करी, सिर्फ भाव किया उसने।
दयालुता का भाव अभ्यास किया, सिर्फ आंखें बंद करके किसी के प्रति करुणा की, 1 हफ्ते में ही उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फिजिकली चेंज हो गया। ये सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस इंटरनेट के ऊपर हैं, आप देख सकते हो। वो सारे फायदे शुरू होते हैं माइंडफुलनेस से। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि छोड़ो तुम भगवान और भाग्य और इन सारी चीज़ों को, तुम खुद को जानना शुरू करो। तो इसलिए उन्होंने विपासना का अभ्यास शुरुआत की। वो कहते हैं कि अगर अभी आपको बता भी दिया जाए, जैसे हम पहली नर्सरी क्लास में हैं, अभी नर्सरी क्लास के बच्चे को आप डॉक्टर की डिग्री दे भी दोगे, बता भी दिया जाए, उसको डिग्री दे भी दी जाए, तो क्या करेगा उसका? वो किसी काम की है? वो कुछ भी नहीं करेगा, उससे खेल लेगा, वो उसको फाड़ देगा। वो ऐसे ही जो हमारे पास जो बातें हैं अभी, जो हम आध्यात्मिक बातें कहते हैं, वो पीएचडी लेवल की बातें हैं, और हैं हम नर्सरी क्लास में, या हमने स्कूल में ही जाना नहीं शुरू किया। नर्सरी में तो तब होंगे जब हम कुछ प्रैक्टिस तो करना शुरू करेंगे। एक बच्चा हर रोज स्कूल में तो जाता है ना, कुछ हाथ पैर हिला के, कुछ खेल के, प्ले स्कूल में कुछ टाइम स्पेंड करता है। हम तो वो भी नहीं कर रहे, तो हम किसी भी क्लास में नहीं हैं, और हम किताबें पढ़ते हैं पीएचडी लेवल की। जितना भी लिटरेचर हम पढ़ते हैं, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, हम रिलेट ही नहीं कर पाते उस चीज़ से। या फिर भगवान से डरते कर लेते हैं, या फिर किसी ने उपाय बता दिया कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। किसी का जीवन परिवर्तित हुआ वो उपाय करने से? नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है। हमारे 5 कोश बताए गए हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये जो साधना है, ये विज्ञानमय कोश को जागृत करने की है, ये बुद्धि को जागृत करने की साधना है। जब विज्ञानमय कोश जागृत होता है तो आपके ज्ञान के जो केंद्र हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जो बातें किताबों में लिखी हैं वो वैसे ही आपको समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। अपने आप आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये ऐसे ऐसे सारा खेल चला हुआ है। अपने आप बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब इस माइंडफुलनेस को अभ्यास करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी हमें 15-20 मिनट का टाइम। 10 मिनट से आप मान के चलो। पहले हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा आपको सिर्फ 10 मिनट का ही अभ्यास बताऊँ। 10 मिनट, 10 से 20 मिनट तक। उसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ शुरुआत में 10 मिनट से शुरू करो, क्योंकि मिनिमम 10 मिनट तो होना चाहिए। अगर आप अपने मन की सुनोगे तो वो तो 1 मिनट भी नहीं करना चाहता। थोड़ा सा एफर्ट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि 1 घंटे तक आप बैठ जाओ, वो भी आपके लिए मुश्किल होगा। 2-3 दिन ही करोगे उसको आप। 10 से 20 मिनट का अभ्यास चाहिएगा। जो भी ऑडियो वीडियो, जो भी प्रैक्टिस मैं आपको डेली की सेंड करूँगा, उसके लिए आपको ईयरफोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप कुछ भी लर्न करते हो तो मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि एक ईयरफोन, एक हेडफोन ऐसे आपके पास होने चाहिए। जब आप आंखें बंद करके कोई चीज़ सीखना चाहो, सुनना चाहो, तो वो आप कर सको। क्योंकि अभी हमारे मोबाइल के स्पीकर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस को आप सुन पाओ, उस चीज़ को महसूस कर पाओ। तो ईयरफोन्स का जुगाड़ करो, वायर वाले हों या ब्लूटूथ वाले हों, ये आपके पास होने ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ चाहिए कि इंटरनेट हमें। इंटरनेट बर्बादी का भी रास्ता है और आबादी का भी रास्ता है, और एक नए जीवन का भी रास्ता है। एक नया पोर्टल खुल जाता है ज्ञान का इंटरनेट के थ्रू। तो जो वीडियोस मैं सेंड करूंगा वो इंटरनेट के थ्रू पहुंचेंगे आपके पास, तो मोबाइल में आपके इंटरनेट होना जरूरी है। 4th रिक्वायरमेंट है, जो भी आप करोगे उसको हर रोज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आज मेरे से हुआ नहीं तो वो कभी भी नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखो। वो हर रोज आपको करना पड़ेगा, नियमितता चाहिएगी। और पहले दिन जो मैं अभ्यास बताऊंगा, मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको 10 मिनट के लिए, आपसे वो 10 सेकंड भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको नेक्स्ट डे वो चीज़ करनी है। किसी को हो सकता है 1 मिनट हो जाए, 30 सेकंड हो जाए, सबका अपना अपना सिस्टम है। जितना आपका ब्रेन ट्रेन है उसी हिसाब से होगा। अगर आपसे 1 सेकंड में नहीं हो पा रहा, आपको मौत आती है वो करते हुए, तो भी आपको बैठना है वहां पर। वो काम करना ही है, वो अभ्यास करना ही है। जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में जाना ही है, वो पढ़ें ना पढ़ें, तो एक आदत डेवलप करनी ही है। तो वैसा ही आपको एक नियमितता चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा।
कभी छोड़ दिया, कभी कर दिया, तो 2-3 दिन में आप वापस उसी स्टेज पर आ जाएंगे जो आपने 2-3 दिन में ग्रो किया था। मान लो कुछ ट्रेन किया था अपने माइंड को, 3 दिन में वापस रीसेट हो जाएगा। फिर वो उसको लगातार रखना पड़ेगा ट्रेन। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको खुद को बिल्कुल जीरो समझ के चलना है कि ये विधि है, वहाँ ऐसे बताई थी, ये तो मेरे से होगी कि नहीं होगी, लेकिन बट परंतु को निकाल देना अपने दिमाग से। आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जो मैंने बताया है वो किसी से होगा, किसी से नहीं होगा, किसी से थोड़ा होगा, किसी से ज़्यादा होगा, लेकिन आपको वो अभ्यास करना बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ। विचार भी उठेंगे, दर्द भी उठेगा, पेन भी होंगे, क्रोध भी आएगा, वो सब कुछ आने देना, उनमें कुछ भी बुरा नहीं है, उसमें से कुछ भी बुरा नहीं है। शुरुआत में जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, डिस्ट्रैक्शन पैदा होते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, जो कभी नहीं आए वैसे विचार भी आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, हम छोड़ देंगे इसको। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये आएंगे, ये आने जरूरी हैं, ये ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। ये हमारे दुश्मन नहीं है। हमें क्या करना है, जो भी आ रहा है उसको देखना है। उस देखने के लिए मैं आपको डिफरेंट मेथड, इतने सारे मेथड बताऊंगा जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको हर रोज थोड़ा ऐड करते जाएंगे। महीने के लास्ट तक आपके पास एक प्रैक्टिस होगी जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से हम शुरू करने वाले हैं। सिक्स रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, ऐसा मत समझना कि पहले मैं थोड़ा वजन कम कर लूँ फिर मैं मेडिटेशन करूँगी, अभी तो मेरे को वजन कम करने की ज़रूरत है, पहले मैं अपनी इस नौकरी को ठीक कर लूँ, अभी तो ये रात की शिफ्ट है, अभी मॉर्निंग की शिफ्ट हो जाने तो फिर मैं अभ्यास करूँगी। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, इन चक्करों में मत पड़ना। जो आप हो, अच्छे हो, बुरे हो, बीमार हो, ठीक हो, मोटे हो, पतले हो, बेड पर हो, ज़मीन पर हो, चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, वहीं पर करना है, तभी आप कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया तो कभी दिन नहीं आने वाला कि किसी दिन आप खुश हो जाओगे और कभी आपकी लाइफ हैप्पी होगी, कभी आनंद प्राप्त होगा। आनंद प्राप्त होगा आपको प्रेजेंट में जी के। और लास्ट रिक्वायरमेंट है कि खुद के प्रति दयालु रहना पड़ेगा, खुद को स्वीकार करना पड़ेगा, दयालुता का भाव खुद के प्रति, दयालुता जो काइंडनेस की जो प्रैक्टिस है वो खुद से शुरू करनी पड़ेगी हमें, कि हाँ भाई, हाँ मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। वो स्वीकार्य भाव, और वहीं से जैसे किसी मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर का बिहेवियर देखा मरीज के प्रति, बहुत एकदम दयालुता वाला, उसको बहुत प्यार से समझाता है। तो वैसे ही खुद के प्रति दयालु रहना पड़ेगा आपको। ये सारी रिक्वायरमेंट हमें जरूरत पड़ेगी। माइंडफुलनेस क्या नहीं है? माइंडफुलनेस का यानी इस जागरूकता का, इस ध्यान का, किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी गुरु के चेले या किसी पंथ परंपरा, किसी राजनीति, किसी धार्मिक राजनीति, किसी लेबलिंग से कोई मतलब नहीं है, मेरे से भी कोई मतलब नहीं है। इसका एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात धर्म रिलीजन, किसी को मानने वाला कोई भी हो, एक सेरिडोन खाएगा तो सिर का दर्द ठीक होता है। तो वैसा ही अभ्यास है। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस देश के हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उस चक्कर में पड़ना ही मत, वो टोटली राजनीति है। ध्यान का जो सीधा सीधा अर्थ है वो जागृत होना, जागरूक होना है। अलग अलग धर्म ने अलग अलग तरीके से बताए हैं, अलग अलग, एक टाइप से समझ लिए स्कूल, ये स्कूल हैं सारे, ये धार्मिक स्कूल हैं। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं
मान लीजिए आपके आसपास 8-10 स्कूल हैं, तो क्या हर स्कूल अलग पढ़ाई करता है? किताबें तो वही हैं, सिलेबस वही है, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। हम क्या करते हैं, हम उन स्कूल्स को लेके लड़ाई करते रहते हैं, हम धारणाएं आरोपित करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा, तुम्हारा स्कूल खराब। ये ऐसा काम है। तो इस इन सारी चीज़ों से इस चीज़ को मुक्त करना है, इसीलिए इसका नाम माइंडफुलनेस रखा है। नहीं तो मैं बोल देता विपासना है, फिर आप समझते कि तो कोई बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस है। मैं बोल देता कोई संस्कृत का नाम, आप बोलते हैं हिंदू धर्म की प्रैक्टिस है, तो हमारे देश की प्रैक्टिस है। ये मानवता की प्रैक्टिस है। एक जो जीवित व्यक्ति जिसके सिर में दिमाग है, ब्रेन है, उसके लिए बनी हुई है प्रैक्टिस। कोई भी इसको कहीं भी करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद इसको हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे? इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको डेली हर रोज प्रैक्टिस सेंड करूंगा आपकी ईमेल पर। हर रोज, अभी मान लो मैंने टाइम फिक्स किया कि 8 से 9 हम क्लास रखेंगे। कभी भी पूरे व्यक्ति कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, किसी का कुछ काम होगा, किसी का कुछ काम होगा। प्रैक्टिस हमारी मैक्सिमम 20 मिनट की है, तो इसको मैं पर्सनली आपको सेंड करूंगा। अगर वीडियो की ज़रूरत हुई तो वीडियो बना के भेजूंगा हर रोज़ की हर रोज़, ऑडियो की ज़रूरत हुई तो ऑडियो, ताकि आपके पास ये एक्सक्यूज ना हो कि मेरे पास टाइम नहीं था, या मैं ज्वाइन नहीं कर पाए, या घर में मेहमान आए हुए थे, या नींद जल्दी आ गई थी, या बिजी हो गए थे। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हो पाएगा। जब आपके पास टाइम हो 10-15 मिनट, तब उसका अभ्यास कर लेना। हर रोज़ की प्रैक्टिस हर रोज़ मैं सेंड करूँगा। दूसरी चीज़ क्या प्रैक्टिस का, एक तो रोज़ का गाइडेड मेडिटेशन मैं आपको भेजूंगा आपकी ईमेल पर। दूसरा, आप जो शॉर्ट मेडिटेशन है, अगर आपके पास कभी 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, किसी दिन ऐसी इमरजेंसी में हो, तो 2 मिनट का मेडिटेशन भी मैं बना के भेजूंगा। छोटी सी भी थी, एक बूंद सिर्फ मेडिटेशन की, सिर्फ 2 मिनट, उसको भी अभ्यास कर लोगे तो वो भी आपकी रेगुलरिटी में ही काउंट होगा कि हाँ आज आपने की है, 2 मिनट की है। तो कुछ सेशंस में शॉर्ट मेडिटेशंस के भी डाल दूंगा, बाकी 10 से 20 मिनट के होंगे। बाकी जो छोटे छोटे 2-2 मिनट के हैं वो भी कई सारे मेडिटेशंस में डाल दूंगा। उनकी अपेक्षा कभी ना कर पाओ तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा क्या चीज़ दूंगा मैं आपको, थ्योरेटिकल दूंगा। आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं, मान लो आज हमारा पहले दिन का अभ्यास है श्वास पर ध्यान, उसकी बिगिनिंग प्रैक्टिस, जो कि सबसे मेन प्रैक्टिस रहती है माइंडफुलनेस की, उसको कैसे करना है, उसकी थ्योरी उसमें रहेगी। उसको सुन लेना जब समय मिले, नहीं सुनना तो छोड़ देना, सिर्फ प्रैक्टिस है उसको कर लेना। शुरुआत में हमें बैठने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कमर सीधी रखना बस। कोई पद्मासन ना लगे कोई बात नहीं, जमीन पर ना बैठ पाओ कोई बात नहीं, जहां हो बेड पर बैठ पाओ, चेयर पर बैठ पाओ, सोफे पर बैठ पाओ, बैठ भी ना पाओ तो थोड़ा सा लेट के, बस कमर थोड़ी सी अलर्ट होगी, ऐसे हल्की सी सीधी होगी, वो रिक्वायरमेंट है। कोई अकड़ने की जरूरत नहीं, कोई बंद लगाने की जरूरत नहीं, कोई चिन्ह लोक लगाने की जरूरत नहीं, कोई मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं। हाथ जहां आप रखना चाहें, घुटनों पर रख लो, गोद में रख लो, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में जिसमें आप 5-10 मिनट तक रह सको, उस अवस्था को चूज करो और हर रोज उसी में अभ्यास करो। गाड़ी में आप जा रहे हैं, घर से ऑफिस तक जा रहे हैं, बीच का जो समय है, कैब में हैं या गाड़ी में है, मतलब आप ना ड्राइव कर रहे हो गाड़ी को, बस उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, तो वहां पर आप कर लो उस अभ्यास को। बाहर शोर हो रहा है, बम पटाखे फूट रहे हैं, शादियां चली हुई हैं, डीजे बज रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं। घर में लड़ाई हो गई है, तनाव बढ़ा हुआ है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अभ्यास की। हमें चाहिए वो माहौल। हम ध्यान कब कर पाएंगे, जब हम बाजार के बीच में बैठ के कर पाएंगे, तब हम अपने आप को ये कह सकते हैं हाँ हमने कुछ किया। पहाड़ों में जंगलों में जाके तो सबका मन शांत हो जाता है, वहां तो कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं आता, अपने आप ही हो जाएगा मन शांत। हमें इसी घर में, इसी जगह में
इसी अवस्था में रहते हुए इन सारे अभ्यास प्रैक्टिस करने हैं। 3 चीज़ें होंगी, शॉर्ट मेडिटेशन, एक जो नॉर्मल रेगुलर मेडिटेशन और उसकी थ्योरेटिकल। हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे। कुछ चीज़ें जो पीडीएफ में देने की, वो पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा आप सबके पर्सनल नंबर पर। जो ईमेल आप दोगे उससे वीडियो को एक्सेस कर पाओगे, उसके अलावा आप किसी और ईमेल से ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे। एक ईमेल एड्रेस मुझे अब आपको सेंड करना है, एक नंबर मैं उस पर दूंगा, उस पर भेजना आप सारे ईमेल एड्रेस। वीक में हमारी एक क्लास ऐसी होगी, जैसे अभी लाइव प्रैक्टिस की है हमने, ऐसे तो इतनी थ्योरी नहीं होगी। आज तो पहला दिन था तो ये चीज़ें समझानी ज़रूरी थी। बाकी इस बक से माइंडफुलनेस का लेना देना कुछ भी नहीं है। माइंडफुलनेस का लेना देना है बिल्कुल शांत प्रेजेंट से जो चला हुआ है, लेकिन उसका एक बेस बनाने के लिए मुझे ये बातें भी समझानी पड़ती हैं, तो इसलिए आज ये सब कुछ भी बताना पड़ रहा है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो 3 मेथड हैं आपके पास। यूट्यूब पर वीडियो भी जो चीज़ें डालने की होंगी वो डालूँगा। व्हाट्सएप पर आप कभी भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। और कॉलिंग मैं ही उठाऊँगा, ये पिक्चर में जो दिख रही है नहीं उठाएगी। कॉल कर सकते हो मैसेज करके। ये सब कार्यक्रम और ये सारे कोर्स और ये सब कुछ करने का उद्देश्य क्या है मेरा? मेरा उद्देश्य है जिस आध्यात्मिकता, जो मानव से महामानव बनाने की जो साइंस है वो जागृत हो जाए, वो इन जो कंजेस्टेड माइंड है उससे बाहर आके एक मानव मात्र के लिए वो उसके कल्याण का कारक बने। जैसे आप सब लोग के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ऐसे ही उतार चढ़ाव मेरे जीवन में भी बहुत टाइम तक चले, तो उनसे मुझे इन सारी प्रैक्टिसेस ने निकलने में मदद करी, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब की भी मदद हो। यही सिर्फ हमारा उद्देश्य है। और जो हमारा भारतीय संस्कृति है, संस्कृति मतलब जो विज्ञान है जिसकी अभी तक खोज नहीं हुई, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, उसको जागृत करने में मेरा जितना कंट्रीब्यूशन हो सके वो कंट्रीब्यूशन करना मेरा उद्देश्य है। मुझे पता है उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है इससे कुछ, आप में से भी जितने लोग ज्वाइन किए हैं इनमें से 5 लोग भी नहीं ढंग से करने वाले, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपने प्रयास को ऐसे समझता हूँ, एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब राम सेतु बन रहा था रामायण काल में, जब लंका में जाने के लिए भगवान राम एक पुल बना रहे थे, तो एक गिलहरी भी एक छोटी छोटी कंकर लेके वहाँ पर पुल में रख रही थी। तो मैं अपने प्रयास को इतना समझता हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं कुछ उछल कूद थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ। उससे फ़र्क पड़े किसी एक व्यक्ति के जीवन पर, 10 पर पड़े तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जितना भी हो सके मुझे चैन की नींद आए कि मुझे जो आता है वो मैंने बता दिया, वो मैंने सिखा दिया। मैं अपना बेस्ट हर कोर्स में, हर क्लास में देने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। ये मेरा उद्देश्य है। इस सारे कार्यक्रम को करने में कुछ लोगों का सहयोग है। डॉक्टर सोमवीर आर्य जिनको आप जानते ही हैं, ये प्रेरणा रहे हैं। और बहुत सालों से हमारा कभी ये सपना था कि हम किसी को कोई चीज़ बताएंगे, कुछ समझाएंगे, तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसी भारतीयता को, उसी सनातन धर्म की विजडम को हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। और बाकी मेरे दोस्त हैं, इंजीनियर दीपक गर्ग, टेक्निकल सपोर्ट जो है वो इनकी रहती है हमेशा, क्योंकि मुझे टेक्निकल कुछ नहीं पता, तो टेक्निकल मदद है, वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किसी भी काम को करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो आप जब करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई योग प्राणायाम आएगा तो ही आप उस काम को कर पाएंगे। आप कोई वेबसाइट बना के भी तो उस काम को कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। उस चीज़ में टेक्निकल जो चीज़ें करके, तो वो काम दीपक गर्ग करते हैं।
अब मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। किसी का भी कोई सवाल है तो भी आप पूछ लीजिए। जितना शॉर्ट में, जितना जल्दी जल्दी हो सकता था 9 बजे तक मैंने बताने की कोशिश की। बताने का तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन उस बताने से कुछ होने वाला नहीं है। नमस्ते जी, पूछ सकता हूँ? जगदीश रामचंदानी जी, हाँ जी। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा सा हेडफोन लगाऊं, उससे आवाज़ थोड़ी ठीक रहेगी। अभी बोल के देखिए एक बार। हाँ जी, पूछ जी, सकता हूँ? ठीक है हाँ हाँ, बताइए, जी। पूछिए। ऐसा कुछ रिसर्च में आया है कि भाई ज़्यादा समय तक माइंडफुलनेस करते हैं तो कुछ आलस्य वगैरह आ सकता है। आलस्य नहीं आएगा, आलस्य भाग जाएगा। अच्छा। आलस्य भाग जाएगा। और यहाँ तक कि ये आपने मेरे ख्याल से उल्टा पढ़ा या उल्टा समझा। माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से नींद आनी भी बंद हो जाती है आपको। नींद के जो आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं। बंद मतलब रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि आप हमेशा एक्टिव मोड पर हो। और वो एक्टिव वैसा एक्टिव नहीं है जिसमें आपका प्रोसेसर गर्म हो रहा है। वो एकदम सरल, एकदम सहज वाला एक्टिव है, जिसमें प्रयास रहित हो आप। ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं कि नींद में भी हम जागे हुए रहते हैं। नींद भी योग निद्रा का रूप ले लेती है। योग निद्रा, भगवान विष्णु को देखा होगा ना, अपनी योग निद्रा में सोते हैं। तो योग निद्रा का मतलब है कि हम अंदर से तो जाग रहे हैं, लेकिन बाहर से हम सो रहे हैं। तो हम स्लीप पैटर्न को बिगाड़ के माइंडफुलनेस कर सकते हैं। हाँ जी। स्लीप पैटर्न को हम, जो हमारी गहरी नींद है, उसको छोड़ के माइंडफुलनेस कर सकते हैं। स्लीप पैटर्न को बिगाड़ के कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हाँ जी, स्लीप सॉरी, थोड़ा सा है क्वेश्चन हाँ कि हाँ। जैसे नींद के बेनिफिट ज़्यादा हैं गहरी नींद के। तो तो गहरी नींद आएगी आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि नींद नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्शियसनेस बनी रहेगी आपकी। लेकिन वो बाद की अवस्था है। जो घंटों घंटों अभ्यास करते हैं ध्यान का, वो नींद में भी जाग सकते हैं। मतलब वो अपने जो अलग स्टेट्स को, जो अल्फा बीटा थीटा स्टेट रहती है माइंड की, उनको उसको अचीव करने के लिए, अच्छा, मतलब शरीर उनका सो गया होता है पूरी तरीके से, लेकिन अंदर से वो जाग रहे होते हैं। उसको अनुभव कर सकते हैं कि अच्छी हाँ नींद है। हाँ 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 हाँ। ठीक वो नींद है। बिल्कुल रिकवर करोगे आप। अगर अभी आप रिकवर 8 घंटे की नींद से कर रहे हो, तो फिर आप 6 घंटे की नींद से भी रिकवर कर पाओगे, 4 घंटे की नींद से भी रिकवर कर पाओगे। मैं अभी सिर्फ 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे सोता हूँ, और मुझे ठीक लगता है। मतलब कोई ऐसा नहीं लगता कि ज़रूरत है। एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट, जी कि भाई ये आपने कहा चित्त वृत्ति का अच्छा मेथड है ये, जी जी। लेकिन मैं जितना अध्ययन है कि भाई योग दर्शन में तो ऐसी विधि या कोई भाषण विधि नहीं है। नहीं नहीं, योग दर्शन में ऐसी विधि नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, चित्त समझ लीजिए एक तालाब है, और वृत्तियां उसमें उठ रही लहरें हैं। उन लहरों को शांत करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो विभिन्न तरीकों में ये सबसे आसान तरीका है, एक्सेसिबल है, जिसमें जो हर कोई जीरो से शुरू करके प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये योग सूत्र में विधि लिखी नहीं है, हाँ, पाशुपत में है। योग सूत्र में ये बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन उसमें लिखा हुआ ना कि तदा दृष्टु, मतलब वो देख पाते हो आप। वो जो वॉचफुलनेस है, वो वॉचफुल, ये योग सूत्र का अभ्यास नहीं है। वो मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये वो चित्तवृत्ति अवस्था, निरोध नहीं है। हाँ हाँ, वो जो अवस्था है, जो चित्तवृत्ति की, मतलब शांत मन की, जहाँ पर आपके विचार बहुत कम हो गए हैं, जो माइंड है वो आपका धीरे धीरे, जो स्टेट्स हैं वो आप सुपर कॉन्शियस लेवल पर आप जा पा रहे हो, वो अवस्था आप इससे प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मैं हिप्नोसिस का भी मैंने अभ्यास किया हुआ है और मैं करवाता भी हूँ, तो मुझे पता है कि उस जो डीप स्टेट है, जब हम अंदर के ट्रोमा को कोई निकालना है, कोई चीज़ अंदर एक्सेस करनी है, तो वही अवस्था हमें चाहिए होती है कि जब व्यक्ति अंदर से जाग रहा हो और शरीर उसका सो रहा हो। वैसी ही वो योग निद्रा की अवस्था, मतलब हमें हिप्नोसिस और चित्तवृत्ति निरोध एक है। हाँ जी। हिप्नोसिस और चित्तवृत्ति नहीं निरोध। नहीं 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 नहीं, हिप्नोसिस और चित्तवृत्ति निरोध एक नहीं है। वो योग की अवस्था है। हिप्नोसिस तो एक नींद की अवस्था है, जागृत नींद जैसी अवस्था है, उससे पहले की अवस्था है वो। चित्तवृत्ति निरोध तो एक गहरे ध्यान की अवस्था हो गई ना। लेकिन हिप्नोसिस में हम कंडीशन करते हैं माइंड को,
मतलब समझ लो उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, एक ऐसी अवस्था है वो। हिप्नोसिस अलग चीज़ है, चित्तवृत्ति निरोध अलग चीज़ है। मतलब निर्विचार की जो आपकी अवस्था, आप चित्तवृत्ति निरोध से क्या समझते हैं, आप मुझे बताएं। चित्तवृत्ति की निरोध जो भी, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, समाधि भी जो है, समाधि के भी बहुत प्रकार हैं, उस स्थिति में रहना। तो उस स्थिति में रहना मतलब वही हुआ ना कि अंदर कोई विचार नहीं चल रहा, एक निर्विचार और चैतन्य अवस्था, मतलब जागृत अवस्था। ऐसे नींद, जैसे नींद होती है हमारी गहरी नींद, उसमें भी कोई विचार नहीं चल रहा होता, तो वहाँ चित्तवृत्ति निरोध नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो निद्रा की अवस्था, उसमें हम जाग नहीं रहे हैं। तो उसमें जब हम अपनी अवेकन स्टेट ऐड करेंगे तब वो चित्तवृत्ति निरोध होगा। मतलब हम ऐसी अवस्था में हम जाग रहे हैं और चित्त पर कोई प्रभाव नहीं है बाहर की वस्तुओं का, कोई विषय का, वो बिल्कुल एकदम मुक्त है। तब उस टाइम पर फिर वो जो संयम वाली विभूति और वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं उस अवस्था के बाद, कि हम ऐसी अवस्था में हैं जहाँ हमें एक्सेस मिल सकता है अलग अलग चीज़ों का। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई योग दर्शन की तो मतलब समझो योग दर्शन हम मान रहे हैं, लेकिन विधि नहीं है इसमें, तुम ये विधि क्यों करें? महर्षि जी की विधि नहीं है ना ये। तो योग दर्शन में कौन सी विधि बताई हुई है, आप बताओ मुझे विधि। आप कौन सी, अभी कौन सी विधि करते हो? नहीं, अष्टांग योग की विधि है ना। हाँ, तो अष्टांग योग में आप क्या करते हैं? अष्टांग योग में यम नियमों का पालन करते हैं और और उसके बाद क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार आप क्या समझते हैं? ये बहुत प्रत्याहार लंबा टॉपिक हो जाएगा। प्रत्याहार जो है वो हिप्नोसिस में जो हम करते हैं, योग निद्रा में जो करते हैं, ये जो इंद्रियों को जो तो विड्रॉल करने वाला जो मेथड है, वो एकदम से स्टेप बाय स्टेप ही तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना। यम नियम के बगैर प्रत्याहार हो जाए? चलिए, आप मेरे को मेरा नंबर लो, कॉल करो, बाकी लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर हाँ मैं ठीक है, जाऊँगा कोई क्या। बात नहीं, धन्यवाद जी। हाँ जी, और बताइए कोई, और किसी का इस कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। सबको समझ में आया सब? चलिए सर जी, सर एक हम बोलिए, कोई भी एक माइक ऑन करके बोलो। सर जैसे आपने बोला कि लास्ट पॉइंट जो था कि वी नीड टू एक्सेप्ट कि हमारा मेंटल हेल्थ ऐसा है या मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है, बट जैसे हमने पहले वाले कोर्स में हमने सीखा है, जो हम वो वाटर वाला अफर्मेशंस भी करते हैं मॉर्निंग में, हम अपने आप को अच्छा बोलते हैं ना कि आज हमारा दिन अच्छा होने वाला है, आज मैं खुश हूँ, मेरा दिन अच्छा जाएगा। तो ये एकदम पैरेलल नहीं है, मतलब दोबारा से एक बार रिपीट करूँ। जैसे हमारा लास्ट, आपका जो लास्ट पॉइंट था उस वाली फोटो में कि एक्सेप्ट द वे यू आर, राइट, कि मैं अगर मेरी मेंटल स्टेट सही नहीं है जी 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 जी। तो उसको एक्सेप्ट करना है, तभी हम माइंडफुलनेस की तरफ और पास जा पाएंगे। बट जैसे हाँ, पुराने कोर्स में जो हमने करा था, तो हमने एफर्मेशंस में भी वो लाइक हम लोग अपने आप को अच्छी इमेजरी दे रहे थे कि मैं अच्छी हूँ, मेरा दिन अच्छा होने वाला है, मैं जी 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 जी। वो जो अफर्मेशन है वो इसमें भी आगे आएगा वो, लेकिन हम अभी बिल्कुल जीरो से शुरू करें तो वो है इंटेंशन। मतलब हम अपनी मर्जी से पहले तो हम अपने आप को थोड़ा जागरूक करना शुरू करें, धीरे धीरे हम अपने विचारों में परिवर्तन अपनी मन मर्जी से करना शुरू करेंगे, तो वो इंटेंशन ही अफर्मेशन है। ये वो चीज़ें भी मैं इसमें लास्ट में सिखाने वाला हूँ, लेकिन शुरुआत, हाँ। लास्ट 90 डेज से चल रहे, तो मैं उसको स्टॉप करूँ मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग वही नहीं कर। नहीं नहीं नहीं, अफर्मेशन आप करते रहो, अफर्मेशन वो चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन इस विधि को आप थोड़ा सा अलग रखो, उनसे उस टाइम पर ना करो, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो से शुरू करने जैसा है। अगर हम अभी से समझेंगे, अभी से हम खुद इसको बोलते हैं जजमेंट, कि हमने समझ लिया कि हम अशांत हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें एक स्वीकार भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे बीमार कभी ठीक होगा, कब ठीक होगा? वो तभी तो ठीक हो पाएगा ना, कि जब आपको लगेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो इलाज का पहला स्टेप तो यही है ना, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाके कोई इलाज का काम आगे प्रोसेस करोगे। अगर आपको लगा ही नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। तो अभी आप पहले स्वीकार करो, ठीक है मैं बीमार हूँ, डिस्टर्ब हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब यहीं से मैं शुरू करूँगा। तो वो स्वीकार भाव, इसका मतलब ये नहीं कि उसी अवस्था में रहना, उसको बदलने का जो सिस्टम है वो वहीं से शुरू होगा। पहले हमें वो पता चले ईमानदारी के साथ।
और कौन था बताइए? जगदीश जी ने मैसेज किया है कि माइंडफुलनेस मानवता की विधि है, तो हम यह समझ सकते हैं कि योग दर्शन प्रेक्षा ये सब अमानवता की विधि हैं क्या? सभी तो कहते हैं कि हमारी विधि मानवता की विधि है। जगदीश जी, दिमाग की खुजली मेरे से नहीं मिट सकती, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये भी विचार ही हैं। अगर मान लो मैंने कुछ साबित कर भी दिया तो क्या परिवर्तन हो पाएगा उससे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं कि बाकी अमानवता की विधि, मैंने कहा ये एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक मेथड है, वही चीज़ें हैं ये भी परीक्षा ही है, ये विपासना ही है, ये योग ही है। उसी को एक साइंटिफिक वे दे के बिना किसी लेवल के जो प्रैक्टिस किया जाता है वो माइंडफुलनेस है। मतलब एक शिक्षा है, वह अलग तरीके से दी जा रही है ताकि हर कोई उसको स्वीकार कर सके। अगर हम उसको कह दें कि ये उस धर्म की है, उस धर्म की, तो फिर वो सब लोग स्वीकार नहीं करते उस चीज़ को। उसी को एक वैज्ञानिक विधि देके प्रैक्टिस किया गया है, बताया गया है, समझा गया है। और कौन बोल रहा था? शायद ममता जी भी कुछ पूछ रही थी। चलिए आज के लिए हम छोटे से ध्यान के लिए बैठते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो बाद में आप पूछ लेना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, जगदीश जी आपसे बात मैं कल दिन में करूँगा, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, जितना मुझे पता है, मैं कोई ज्ञान का अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं भी आज सीख ही रहा हूँ। चलिए ध्यान के लिए हम बैठ जाएंगे, सिर्फ 10 मिनट का समय लेंगे थोड़ा सा। अब दीवार के साथ बैठना चाहें, चेयर पर बैठना चाहें, बेड पर बैठना चाहें, जहाँ आप स्थिर रह सकें। 1 मिनट का समय लो, ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन में आ जाओ जहाँ आप थोड़ा सा आंखें बंद करके स्थिर रह सको। कमर थोड़ी सीधी रखने की कोशिश करना, बहुत तानने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को तनाव रहित रहना। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। और अपना सारा ध्यान वर्तमान काल में, इसी समय में ले आइए। एक लंबा गहरा श्वास भरिए और उसे नाक से या मुंह से छोड़ दीजिए। एक लंबा गहरा श्वास भरिए, उसे नाक या मुंह से छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरें, धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर, अब धीरे धीरे श्वास को सामान्य हो जाने दीजिए। धीरे धीरे श्वास को बिल्कुल सामान्य हो जाने दीजिए। खुद को प्रेजेंट मोमेंट में इसी 1 सेकंड में होल्ड करें, कंट्रोल करें, मतलब यहीं पर जागरूक होने की कोशिश करें।
अपने आसपास सुने कैसी आवाज़ें हैं, इस समय कैसी आवाज़ हो रही है आपके आसपास, उसे बड़ी ध्यान से सुने। पहले से ही कुछ डिसाइड नहीं करना कि ये आवाज़ अच्छी है, बुरी है, कि शांत होना है, कि जागृत होना है। कुछ भी करने का प्रयास ना करें, सिर्फ इसी मोमेंट में रहने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर लेके आएं। शरीर के स्तर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बस जान लीजिए। कोई परिवर्तन नहीं करना। कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है, कोई थकान है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ उसे जान लो। उसको परिवर्तित मत करना, कोई इसमें चेंज नहीं करना। अपने हाथ पैरों में कैसा महसूस कर रहे हैं, हल्कापन, भारीपन जाने। सिर्फ नोटिस करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे भी है, जैसा भी है, एज इट इज उसको स्वीकार कर लेना है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वास पर लेके आए। जो भी श्वास चल रही है उसे महसूस करें अपने शरीर में, कि जब श्वास अंदर आएगी तो थोड़ा सा शरीर फैल जाएगा, और जब श्वास बाहर जाएगी तो शरीर थोड़ा सा गिर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वो जो आपका शरीर एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसे हर श्वास के साथ अनुभव करो। श्वास में कोई नियंत्रण नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई कुंभक नहीं करना। जो भी स्वाभाविक श्वास चली हुई है, चाहे वो लंबी है, चाहे वो छोटी है, जैसी भी है, जब श्वास अंदर आए तो अपने शरीर के फैलाव को अनुभव करो। जब श्वास बाहर जाए तो अपने आप में जो थोड़ा सा आपका जो शरीर सिकुड़ गया है उसे महसूस करो। इनहेल के साथ फैल गया है शरीर, एक्सेल के साथ सिकुड़ गया है। सिर्फ इसी का अभ्यास करो। अगर शरीर के फैलाव को आप महसूस नहीं कर पा रहे, नहीं इतना डीप जा पा रहे, तो जब श्वास आए तो अपने मन में बोले इन, मतलब ब्रीथ इन। जब श्वास बाहर जाए तो बोले आउट, या श्वास अंदर आए तो बोले अंदर। जब श्वास बाहर जाए तो बोले बाहर, या तो इन आउट, या फिर जो फैलाव और जो शरीर सिकुड़ रहा है उसे महसूस करें। दोनों में से कोई भी एक चीज़ 2-4 मिनट तक अभ्यास करें। लगातार उसी पर ध्यान केंद्रित करें। बीच बीच में मन इधर उधर भाग जाएगा, फिर से उसी चीज़ पर ले आएं। शुरुआत में कुछ सेकंड आपका श्वास पर ध्यान रहेगा, अपने फैलाव पर रहेगा ध्यान, लेकिन फिर भाग जाएगा आपका मन, इधर उधर कुछ और सोचना शुरू कर देगा। तो उसे वापस अपने उसी अवस्था पर, उसी जो विधि है अपने शरीर को महसूस करने वाली,
अपने श्वास को अनुभव करने वाली, उसी पर केंद्रित करो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, उसे अपने शरीर में आप महसूस कर रहे हैं। बीच में कोई भी डिस्टरबेंस हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, रिएक्ट ही नहीं करना उस पर, जैसे वो हुई ही नहीं। कोई आवाज़ आए, कोई बात नहीं। 1 सेकंड के लिए इधर उधर मन भाग गया, कोई बात नहीं, फिर से केंद्रित करो श्वास पर। और शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लगभग असंभव लगेगा कई लोगों को, तो वो भी ज़रूरी है, वो भी ठीक है, उसे भी स्वीकार करो और बार बार कोशिश करो। हो सकता है शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 श्वास को आप अनुभव कर पाओ, लेकिन कोई बात नहीं। आ रही जा रही श्वास को 1 मिनट तक और करें। बीच में मन भटक जाए, फिर से आराम से ले आओ, बिना किसी रिएक्शन के, बिना कुछ अच्छा बुरा समझे, बिना कुछ अच्छा बुरा महसूस किए, बिना किसी गिल्ट फील के, बिल्कुल आराम से वापस श्वास पर ले आओ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वास से हटा के वापस अपने शरीर पर लेके आओ। शरीर में कैसा महसूस हो रहा है उसे जानो। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनो। एक लंबा गहरा श्वास भरो, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
मन ही मन पूरे हृदय से स्वयं का धन्यवाद दें इस प्रकृति का, परमात्मा का, जीवन रूपी अवसर मिलने के लिए अनुग्रहित महसूस करें। दोनों हाथ जोड़ के एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, सबको शुभ रात्रि। धीरे से आंखें खोल लीजिए। जिसका कोई किसी का कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मेरे पास लिख के भेज देना, और कोई ऐसी बात हो जो नहीं व्हाट्सएप पर नहीं की जा सकती तो फिर कॉल के लिए मैसेज कर देना। मैं आपको जब भी समय मिलेगा तो कॉल पर उसका जवाब दूंगा। बाकी की डिटेल ऑलमोस्ट मैंने समझा दी है। अब सबको ईमेल सेंड करना है अपना, और ईमेल जो है वो मैं नंबर सेंड करूँगा ग्रुप में, उसके ऊपर भेजना है आपको। ठीक है, चलिए, सबका धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।